गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्लास, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रखा था कि आने वाली क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमको जीओसी का नॉलेज नहीं रहेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम सिर्फ रट सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस क्लास में आपको जीओसी कराऊंगी। जीओसी कराने में जो सबसे इम्पोर्टेंट लगेगा, मतलब 12th क्लास के जब चैप्टर्स पढ़ने में जो हमें लगेगा कि जीओसी का इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको कराऊंगी। देन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उस पर आऊँगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ जीओसी को डिस्कस करेंगे कुछ इस तरीके से। बिल्कुल बेसिक चीज़, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी IUPAC। अब आप IUPAC के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ इस तरीके से कि इसमें कम से कम लेक्चर लगे, मतलब मैं कोशिश करूँगी 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करा दूँ, पर ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी तरीके का कंपाउंड यहाँ से छूटेगा। पूरा का पूरा IUPAC होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कराऊंगी कि इस फंक्शनल ग्रुप का अलग से कराऊँ फिर ऐसा कराऊँ। आप कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे आप हर तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC जल्द से जल्द कर लेंगे और उसको कम से कम लेक्चर में हम कंप्लीट कराएंगे। IUPAC, देन आइसोमेरिज्म, देन थर्ड पार्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, in the covalent bonds of organic compound। इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी वो इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस थी। उसने जो सिस्टम डेवलप किया था फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो था जेनेवा सिस्टम। फिर जेनेवा सिस्टम मॉडिफाइड होकर के IUC के फॉर्म में आया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, और फिर IUC मॉडिफाई होकर के IUPAC के फॉर्म में आया। और जो IUPAC है एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो जो सिस्टम बना के रखी है फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम लोग जानते हैं IUPAC से। ठीक है, तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ IUPAC का। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि IUPAC में कोशिश करूंगी कम से कम लेक्चर में कंप्लीट कराने की। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो IUPAC आपको कराना है, इसके लिए आपको छोटे से फॉर्मूला दिमाग में रखना है, दैट इज़ अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ओके क्लास, देखें सबसे पहले रूट वर्ड पे आते हैं या वर्ड रूट पे आते हैं, है ना। तो वर्ड रूट जो होता है ये शो करता है कि आपका जो प्रिंसिपल चेन है, जो मेन चेन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से। इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर आप इसको ब्रेक करके शो करते हो तो कुछ इस तरीके से, देखिए जितने भी कॉर्नर हों, देखिए जहाँ पे भी आपको कॉर्नर दिख रहा है वहाँ पे आप कार्बन शो कर लो। ठीक है, अब कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। कार्बन की बैलेंसी टोटल कितनी होती है, 4। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने ऑलरेडी 1 बॉन्ड बना रखा है, अभी इसके पास 3 बॉन्ड और बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया, तीनों पर हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन को देखेंगे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड अभी और बन सकता है। तो मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 नहीं है, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और लास्ट में 3 हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, आपको बस ये शो करना होता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आपने जो पूरा ओपन करके लिखा हुआ है, और अगर आप इसको कुछ इस तरीके से कंडेंस कर दें, जैसे CH3, C के पास 3 हाइड्रोजन है, CH3, ठीक है, देन CH2,
देन वापस CH2, देन वापस CH2, ठीक है। कितने CH2? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और वापस आपको क्या है यहाँ पे CH3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला। मतलब ये पर्टिकुलर जो आपने कुछ इस तरीके से लाइन के फॉर्म में शो किया था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर हुआ और ये फिर कंडेंस्ड फार्मूला हुआ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है और आपको समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तब मैं उसको वहाँ पे ले लूँगी। अभी आती हूँ सीधे अपने IUPAC में। तो रूट वर्ड ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है प्रिंसिपल चेन में। जो आपका मेन चेन है, जो प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि यही चेन प्रिंसिपल चेन है, वो आगे रूल्स में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल चेन में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है वो हम देखेंगे। अगर मान लीजिए 1 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डूडेक, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम हो गया। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए ए लगा रही हूँ हर जगह पे, यहाँ तक कि कोई बात नहीं, यहाँ पर ए लग रहा है। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। जैसा कि ए क्या है, ए इज़ अ टाइप ऑफ वॉबल। ए जो होता है वो एक वॉबल होता है। तो जब रूट वर्ड के लास्ट में वॉबल आता है और आपको लगता है जो प्राइमरी सफिक्स है उसमें भी पहला वर्ड जो है वो भी वॉबल है, रूट वर्ड के लास्ट में वॉबल है और प्राइमरी सफिक्स का जो फर्स्ट वर्ड है वो वॉबल है। अगर कोई ऐसा केस बनता है तो रूट वर्ड का जो वॉबल होगा उसको क्या किया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स में मान लीजिए कोई भी वर्ड आ रहा है, मान लीजिए एन करके आ रहा है, ये अभी बताऊंगी मैं आपको, अभी सिर्फ एक आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि प्राइमरी सफिक्स में मान लीजिए एन आ रहा है, यहाँ पे भी वॉबल आ रहा है, यहाँ पे भी वॉबल आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि ब्यूटा का जो ए वर्ड है, जो वॉबल है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और ये BUTANE ब्यूटेन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए लिखा है उसका मतलब ये है कि इन वर्ड्स में लास्ट में ए आएगा अगर प्राइमरी सफिक्स का पहला वर्ड वॉबल नहीं है तो, और अगर प्राइमरी सफिक्स का पहला वर्ड वॉबल में आ जाता है तो रूट वर्ड का जो लास्ट वाला वॉबल होगा उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग सिर्फ यही है। चलिए देन प्राइमरी सफिक्स पे आती हूँ, प्रीफिक्स पे आती हूँ। यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि IUPAC में जो भी रूट वर्ड के पहले वाला पार्ट होता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में रूट वर्ड के पहले जो भी पोर्शन है, जो भी पार्ट आ रहा है उसको प्रीफिक्स, नाम से पता चला ना, प्री मतलब रूट वर्ड के पहले जो भी आएगा उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। अब प्रीफिक्स भी दो तरीके का हो रहा है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स शो करता है सब्स्टिट्यूएंट्स को या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को शो करता है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल, एथिल, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, ठीक है। कुछ मेन सब्स्टिट्यूएंट्स जो बहुत ही नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। मेथिल, एथिल, मेथॉक्सी,
एथॉक्सी। ठीक है, ये तो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए जो बहुत ही कॉमन होते हैं, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में कभी रहते ही नहीं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमेशा ये प्रीफिक्स के फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, मेथिल, एथिल, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, इनको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स ही बोलते हैं, इन्हें हम कभी सफिक्स के फॉर्म में नहीं ला पाते हैं। इसी तरीके से प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो प्राइमरी प्रीफिक्स में आपका शो करता है कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नहीं। तो साइक्लो हो गया, साइक्लो का ही एक फॉर्म है बाईसाइक्लो, ये भी आ सकता है, और स्पाइरो ये भी आ सकता है। ये तीनों वर्ड इसमें आ सकते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। साइक्लो मतलब एक साइकिल के फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड है तो वो साइक्लो हो गया। इसी तरीके से अगर एक साइकिल और है जो कि एक दूसरे से साइड में अटैच है, साइड में, ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से किसी साइड से अटैच है। ठीक है, एक साइड जो है वो उन दोनों में कॉमन हो गई है, तो इनको क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड। लेकिन मान लीजिए कोई दो रिंग इस तरीके से हो कि दोनों रिंग एक दूसरे से कॉर्नर पे अटैच हों। ठीक है, एक कॉर्नर पे अटैच हो, साइड पे अटैच ना हो, कॉर्नर पे अटैच हो। अगर दो रिंग एक दूसरे से कॉर्नर पे अटैच रहते हैं तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, स्पाइरो। ठीक है, अगर वन साइकिल साइक्लो, टू साइकिल बाईसाइक्लो, और अगर दोनों रिंग एक दूसरे से कॉर्नर पे अटैच हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरो। तो आपने समझा कि रूट वर्ड नॉर्मली ये बताएगा कि प्रिंसिपल चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। देन सेकेंडरी प्रीफिक्स, आपका जो नॉर्मल सेकेंडरी प्रीफिक्स आ रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे बताया गया, जो बहुत ही नॉर्मल, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में ही हमेशा मिलेंगे, वो यहाँ पे बताया गया। अभी बहुत सारे ऐसे सफिक्स भी हैं, जब आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि एक को मेन सफिक्स मान लिया जाएगा और दूसरे को प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो यहाँ पे आगे बताया जाएगा। और प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है कि जो कंपाउंड दिया गया है वो साइक्लिक है या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एसाइक्लिक फॉर्म में है। अब साइक्लिक में भी तीन तरीके का हो सकता है, सिर्फ वन साइकिल है तो साइक्लो, दो साइक्लिक रिंग एक दूसरे से अगर साइड पे अटैच हैं तो बाईसाइक्लो, और अगर दो साइक्लिक रिंग एक दूसरे से कॉर्नर पे अटैच हैं तो स्पाइरो हो गया। आपने इतना देखा। देन प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। हाइड्रोकार्बन जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपको हाइड्रोकार्बन में भी कोई दिक्कत है या फिर आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत है कि सैचुरेटेड कैसे है, अनसैचुरेटेड कैसे है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट डाल के, वहाँ पे उसको मैं वापस करा दूँगी। प्राइमरी सफिक्स में देखें, अगर सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्डेड, अनसैचुरेटेड है दो हो सकता है, या तो डबल बॉन्डेड या तो ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स शो करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है, जिसका आईयूपीएसी करना है, उसमें आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब उसमें जो प्राइमरी सफिक्स लगने वाला है वो एन है। ठीक है, देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब आते हैं अपने सेकेंडरी सफिक्स पे। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ये शो करता है फंक्शनल ग्रुप को। सेकेंडरी सफिक्स शो करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, या फिर वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे फंक्शनल ग्रुप। जो मेन फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक।
देखिए क्लास, यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है। इसको बोलते हैं COOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इसको जो सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स की तरह जो यूज़ करेंगे, दैट इज़ ओइक एसिड। दैट इज़ ओइक एसिड। SO3H, SO3H का वैसे काम नहीं पड़ेगा आपको, बहुत रेयर आएगा, फिर भी आप जानते हैं, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द सल्फोनिक एसिड। SO2OH या SO3H, this is the sulfonic acid. This is the ester, sorry, this is the anhydride. एनहाइड्राइड को जब भी हम सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यूज़ कैसे करना है अभी मैं आपको बता देती हूँ, अभी आप सिर्फ जानते रहिए। एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक मतलब एल्केन का मतलब समझ में आपको आ रहा होगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरीके से। और एनहाइड्राइड लास्ट में आपको लगा देना है, सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या है? ईस्टर। ठीक है, इसको कैसे आप सफिक्स की तरह किस तरीके से यूज़ करोगे? एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। दिस इज एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। एक्स लगा हुआ, बहुत जगह Cl लगा रहता है तो एसिड क्लोराइड बोल देते हैं, मैंने एक्स लगा रखा है, मतलब मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी होता है तो मैंने हैलाइड लिख दिया है। आप यहाँ पे Cl भी सोच सकते हो। COX इज़ द एसिड हैलाइड। दिस इज एल्केनोइल, एल्केनोइल हैलाइड, एल्केनोइल हैलाइड। COX इज़ द एल्केनोइल हैलाइड। मतलब 1 कार्बन का है तो मेथेनोइल, अगर Cl है तो मेथेनोइल क्लोराइड। 2 कार्बन है और ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा? एथेनोइल ब्रोमाइड। ठीक है, 2 कार्बन है, Cl है तो एथेनोइल क्लोराइड। इस तरीके से इसके नाम आ जाएंगे। दिस इज़ अमाइड, दिस इज़ अमाइड। यहाँ पे नेम लिखती हूँ और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स की तरह क्या यूज़ होगा वो लिखती हूँ। ये क्या है? अमाइड। और सेकेंडरी सफिक्स की तरह इसको कैसे यूज़ करेंगे? एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। फिर वही बात है, 1 कार्बन आएगा मेथेनामाइड, 2 कार्बन आएगा एथेनामाइड, 3 कार्बन आएगा प्रोपेनामाइड। बहुत ही आसान है ये सब चीज़ें। दिस इज CN। CN कैसा ग्रुप है? साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। और सेकेंडरी सफिक्स की तरह कैसे यूज़ करेंगे इसको? नाइट्राइल, नाइट्राइल। दिस इज नाइट्राइल। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। और सेकेंडरी सफिक्स की तरह कैसे यूज़ करेंगे? ऑल। जैसे 1 कार्बन आया मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल। ठीक है, CO इज द कीटोन। और सेकेंडरी सफिक्स की तरह कैसे यूज़ करेंगे? एल्केनोन। वही बात है, 2 कार्बन, 3 कार्बन जैसे मान लीजिए आ गया प्रोपेनोन, 4 कार्बन आ गया ब्यूटेनोन। ठीक है, OH इज द एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, OH इज द एल्कोहल ग्रुप। इसके लिए क्या आएगा? ऑल। क्या आएगा? ऑल। दिस इज द थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। OH है एल्कोहल, SH है थायो एल्कोहल। SH क्या है? थायो एल्कोहल। और जब सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? थायोऑल, थायोल ऐसे बोलेंगे, थायोल। ठीक है, दिस इज ऑल, दिस इज थायोल। दिस इज एमीन,
ठीक है। एमीन है और इसको जब सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज़ करेंगे तो अमीन ही लिखेंगे। एंड दिस इज़ ईथर, ईथर, ठीक है, ईथर है। और इसको अगर सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज़ करेंगे या जैसे आप प्रीफिक्स की तरह यूज़ किए थे वैसे यहाँ पे सफिक्स की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ओ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, मतलब जैसे ROR है, ठीक है, ROR है, R की जगह फिर CH3 लगा दीजिए, इधर भी CH3 लगा दीजिए, तो एक के साथ ऑक्सी लगा देना, एल्कोक्सी, एक एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सी लगा दीजिए, मतलब एक 1 कार्बन मतलब मेथ, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और 1 कार्बन बच रहा है तो कर, फिर क्या हो गया एल्केन, मतलब मीथेन, एल्कोक्सी एल्केन ईथर के लिए यूज़ होता है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और जनरली आते रहते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं ये मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, लिखा हुआ है। जब आप आगे अभी आप IUPAC जब करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को मेन मान लेते हैं, बाकी दूसरे को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जब किसी फंक्शनल को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, वो अभी जब रूल्स बताऊंगी तब मैं करा दूंगी। उसके पहले आप थोड़ी सी चीज़ें यहाँ समझ लीजिए। फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके से भी होते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए नाम से पता चल रहा है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हमेशा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्मिनल पे ही मिलते हैं। जैसे ये हुआ, ठीक है, जैसे ये हुआ, ठीक है, जैसे ये हुआ। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हमेशा टर्मिनल पे मिलते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपका जनरली आप इसको कभी ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप सोचो कि इसको ऐसे लिख दो और फिर ऐसे कर दो और फिर यहाँ पे कोई कार्बन ऐड करा दो, यहाँ पे कोई कार्बन ऐड करा दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं पॉसिबल है भाई, ये जो ऑक्सीजन है ये सिर्फ अब एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड ही बना सकता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको सिर्फ 2 बॉन्ड की और ज़रूरत है, तो उसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं। अब आगे हाइड्रोजन तो और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना नहीं सकता, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इधर तो आपको जोड़ नहीं सकते हो। तो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एक और आता है नाइट्राइल ग्रुप, है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये हमेशा साइड में रहते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिल्कुल साइड में रहेंगे, तो इनको बोलेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। जब हम ऐसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं जिसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा हों, ठीक है, मतलब 2 नहीं 2 से ज़्यादा हैं, 3 आप मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, तो उनकी नेमिंग करते समय भी हम उनको कुछ डिफरेंट नेम दे देते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रूल्स मैं बोल रही हूँ कि आपको रूल्स कुछ कुल मिला के 8 to 10 रूल्स बता दिया जाएगा, और उन रूल्स के बेसिस पे आप हर तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर पाओगे, ठीक है। तो आज IUPAC का जो फर्स्ट पार्ट था ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। सेकंड पार्ट में सीधे रूल्स पे आऊँगी और हर रूल्स को बताने के साथ साथ मैं उस पर क्वेश्चंस लूँगी और सीधे प्रैक्टिस भी कराऊँगी। थैंक यू क्लास।